Good morning student. Today we will start BCom part third ABST पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन नंबर थर्ड लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज का अपना टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिक क्वेश्चन, जिसमें हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे। तो देखिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्रिएट करने से पहले काफ़ी प्राइमरी कैलकुलेशन करनी होती है और उसके बाद रिजल्ट के रूप में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्रिएट करनी होती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कोई टाइम नहीं लगता है, वो कंप्लीट होती है, बट उसके लिए प्राइमरी कैलकुलेशन काफ़ी अधिक करनी होती है। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं उससे पहले उस क्वेश्चन को कैसे करना है उसके बारे में पूरी थीम अपने माइंड में हो तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में बैलेंस शीट क्रिएट करने के लिए अपने को क्या करना होता है उसके लिए मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट तो आपको उस क्वेश्चन की हेडिंग लिखनी है। हेडिंग के बारे में अपने को ये है कि अपने को ये बताना है कि होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है, सब्सिडी कंपनी का क्या नाम है, कितना परसेंट होल्ड किया है उसने, किस कॉस्ट पर किया है, परसेंटेज कितना है, डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, डेट ऑफ एक्विजिशन, परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन, ये सभी अपने को ध्यान में, प्री एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ये सभी बातें अपने को ध्यान में रखकर और उसको अपने को फर्स्ट तो ये ही हेडिंग अपने को लिखनी है कि होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको पता है। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के शेयर एक्वायर्ड करती है, परचेज करती है, तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। बट कंडीशन क्या है, 51% से अधिक या 51% या इससे अधिक या 100% तक भी होल्ड करता है तो होल्डिंग कंपनी, इससे कम करता है तो होल्डिंग कंपनी नहीं कहलाती। ठीक है, और एक बात और भी है स्टूडेंट, वो भी ध्यान रखनी है, इक्विटी शेयर होल्ड किए जाए। ठीक है, मतलब परचेज जो आप करें वो इक्विटी शेयर किए जाए। प्रेफरेंस शेयर आप 100% भी होल्ड कर लोगे ना तो होल्डिंग कंपनी नहीं कहला सकती, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है वो कंपनी के कोई ओनर थोड़ी है। कंपनी के ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, आप थर्ड ईयर में पढ़ते हो इतना तो आपको पता है। कंपनी के एक्चुअल या इनडायरेक्ट रूप से जो ओनर होते हैं वो कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, जिनके पास भी होल्ड है वो ही ओनर है। ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन है, आपको पता है, करते व्यक्ति होता है, वो अपने नाम से ही बिजनेस करती है कंपनी, बट इनडायरेक्ट रूप से उसके मालिक होते हैं और वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। और जिनके पास पावर होता है, मतलब जिनके पास उस कंपनी के 51% या अबव 51% शेयर्स होते हैं, वो उसका इनडायरेक्ट रूप से ओनर होता है। जैसे कोई काफ़ी कंपनी है, अपन कहते हैं कि ये जियो कंपनी है, ये मुकेश अंबानी की है। इस प्रकार से अलग अलग कंपनियों के हम इनडायरेक्ट रूप से नाम बोलते हैं कि ये उस ग्रुप की कंपनी है, ये उस ग्रुप की कंपनी है, रिलायंस कंपनी है। तो इस प्रकार से जब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने नाम से बिजनेस करती है, तो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की थोड़ी होती है, बस इनडायरेक्ट से होती है। कोई एक व्यक्ति या कोई एक फर्म या कोई एक कंपनी उसको क्या करती है, ऑपरेट करती है, चलाती है। तो इस प्रकार से जो अपने देश को प्रजातांत्रिक अपने अलग अलग पार्टी है, देश को क्या करती है, 5 साल किसी एक पार्टी के द्वारा की। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें क्या होता है, होल्ड किसका है, उस होल्ड के अकॉर्डिंग ही वो ऑपरेट करेगी कंपनी को, या जो अपना देश है उसमें जिस पार्टी की अधिक सीटें आती है वो इसको होल्ड करती है। ठीक है, इस प्रकार से ही कंपनियों में सिस्टम होता है। जिसके पास वोटिंग पावर होता है वो ही कंपनी की पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और ऑपरेट करता है। तो वोटिंग पावर के लिए आपको पता है कितना परसेंट होना चाहिए, 51% या इससे अधिक। इससे कम होगा तो काम नहीं चलेगा, तो होल्डिंग कंपनी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी का मतलब आप समझ गए हो। जिस कंपनी के आपने से एक्वायर्ड किए हैं दैट इज सब्सिडरी कंपनी, वो सब्सिडरी कंपनी है। किस डेट को किए हैं, डेट आपको बताएगा, उस डेट को डेट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। कॉस्ट किस लागत में किया है, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। परसेंटेज कितना परसेंट किया है, जैसे मैंने बताया कम से कम 51% तो आपको करना ही है, तो 51 या इससे अधिक किया है तो परसेंट आपको देगा। अब कुछ कहिए कि इसे परसेंट नहीं दे रखे तो बेटा डायरेक्ट नहीं देखे, आपको कहेगा कि मैं जैसे ए लिमिटेड है, उसके पास 10,000 शेयर्स है, कितने हैं, 10,000, 10,000। आर ने क्या किया है, 6,000 शेयर एक्वायर कर, कितने कर लिए, 6,000। अब आपको तो कि 6,000 के परसेंट बताओ, तो आप सभी बता सकते हो परसेंट, दिस वन डिवाइड दिस वन इंटू 100, 60%। इस प्रकार से आपको मैंने
स्टार्टिंग की क्लास में पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से अपने को यदि प्रॉब्लम हो, जैसे डेट नहीं दे रखी है एक्वायर्ड की, तो बताया था आपको परसेंट नहीं दे रखे हैं तो परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन स्टार्टिंग में नहीं दे रखे है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखना, वहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलेगी। तो इस प्रकार से प्री और पोस्ट की कहानी भी आपको बताई है। प्री का मतलब है आपने जो एक्वायर्ड किया उस डेट से पहले की जो टाइमिंग है डेट इज प्री एक्विजिशन पीरियड, और उसके बाद का टाइमिंग है डेट इज पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो ये पोस्ट प्री की कहानी है। तो स्टार्टिंग में अपने को ये सभी बातें लिख के उसके बाद नेटवर्थ कैलकुलेट करनी होती है। होल्डिंग कंपनी जैसे ही किसी दूसरी कंपनी को होल्ड करती ना, तो ये देखते हैं कि भाई इस कंपनी के इनडायरेक्ट से मालिक हम हैं, तो हम ये चेक करें कि इसमें कंपनी में कितनी असेट्स है, संपत्ति कितनी है, तो उसको ही वो नेटवर्थ कैलकुलेट करवाता है सब्सिडी कंपनी में। उसके बाद ये देखता है कि भाई मैंने जो इन्वेस्ट किया है ये बेनिफिट वाला है, ये लॉस वाला है, इसके लिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नेट एसेट्स है वो तो उसके पास कम है, आपने पैसे अधिक लगा दिए, तो ये जो आपका ट्रांजेक्शन है ये बेनिफिट वाला है या लॉस वाला है, इसके लिए आप पॉइंट नंबर सेकंड करते हो। इसके बाद पॉइंट नंबर जो थर्ड है वो आप क्या करते हो, वो करते हो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। इसमें आप ये देखते हो कि कंपनी के इनडायरेक्ट से ओनर तो अपन है, बट और भी कंपनी के जो शेयर्स है किसी दूसरे पर्सन के पास है, उनके वो अपने को कितना डिविडेंड देना है, क्या देना है, इसके लिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट की कार्रवाई की जाती है। और लास्ट में ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के बाद वो अपना ऑल ओवर प्रॉफिट चेक कराता है, जिसको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। ये काम किया जाता है। इसके बाद वो बैलेंस शीट क्रिएट करता है, जिसको आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हो, जिसमें होल्डिंग और सब्सिडी दोनों कंपनी की एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है, आउटसाइड लायबिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है, और उसके बाद बैलेंस शीट क्रिएट की जाती है। शेयर कैपिटल रिजर्व ओनली होल्डिंग कंपनी के ही लिखे जाते हैं। इस प्रकार से जिस बच्चे के थीम माइंड में होती है वो कैसा भी किसी भी बुक के राइटर से, अपने किसी भी राइटर की बुक से अपने को दे, वो आसानी से कर सकता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक टॉपिक के कंसेप्ट आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, जब जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे। उसमें आपको किसी भी प्रॉब्लम वाला दे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल न्यूमेरिक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें अलग अलग प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम अपना आसानी से हल कर सकते हैं, बट अपने को स्टेप बताओ कि किस स्टेप से इनको हल करना है। ठीक है, यस। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें होल्डिंग कंपनी है ए लिमिटेड और सब्सिडी कंपनी के रूप में है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने एक्वायर्ड किया है बी लिमिटेड के 100% शेयर 1 जनवरी को किया है। प्री एक्विजिशन पीरियड इसकी बैलेंस क्लोज करने की डेट है 31 दिसंबर दे रखी है मेरी वाली बुक में। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो प्री एक्विजिशन पीरियड हो गया नील, और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है 12 मंथ। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की हम बात करें तो ये 9 लाख दे रखे हैं, और करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 3 लाख रुपए डायरेक्ट अपने को लिखने हैं, वो करंट ईयर का ही है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस अपने पास नहीं है। ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग ही ओपनिंग का काम करेगा, क्योंकि अपन क्या करते हैं क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए 1 लाख और यहाँ पर मेरे पास क्या है नहीं है, तो रीजन क्या आएगा। तो कभी कभी मैं वर्किंग नोट में नोट कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट नहीं करता हूँ। आप सोचते हो कि सर आपने थर्ड क्वेश्चन में किया था करंट ईयर, इसमें नहीं किया, थोड़ा अपने को माइंड भी यूज करना है। जब ये आंकड़े ही नहीं दे रखे तो जो आपको भी किसी 1 लाख यूज करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस है, बिल्कुल क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग नहीं है, तो इसको यही करना है कि ये ओपनिंग था। क्लियर। तो इसमें करंट ईयर की प्रॉफिट के आपको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने को 3 लाख दे रखे ना, उसका ही यूज अपन करेंगे। अब इसमें एक ट्रांजैक्शन नया है, वो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। ये नया ट्रांजैक्शन है, क्या होता है कैसे होता है हम इस एक्सप्लेन करते हैं। आप हेडिंग लिखिए, नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड, नेम ऑफ सब्सिडी कंपनी बी लिमिटेड, नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी है ए लिमिटेड, नेम ऑफ सब्सिडी कंपनी बी लिमिटेड।
डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जनवरी, ईयर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग लिख दीजिए। फिर लिखिए परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इक्वल 100%, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स 9 लिख दिया हुआ है। और इसके बाद लिखिए आप प्री एक्विजिशन पीरियड, प्री एक्विजिशन पीरियड नील, और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 12 मंथ, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 12 मंथ। हाँ, इसमें अब स्टॉक का ट्रांजैक्शन है जिसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, और उसका अपने को एडजस्टमेंट करना है। तो ये स्टॉक वाला है, तो आप समझ लीजिए ए और बी, ये आपके यहाँ होल्डिंग कंपनी और ये है सब्सिडी कंपनी, ठीक है। आपने जो होल्ड किया इससे पहले का कोई ट्रांजैक्शन है, बी ने एक गुड्स सोल्ड किया था 70,000 का, 70,000, क्लियर। कितना किया था बी ने, मतलब सब्सिडी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को गुड्स सोल्ड किया था, बेचा था, या दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं ए ने बी से परचेज किया था 70,000 का गुड्स, और उस 70,000 में उसने प्रॉफिट लिया था, वो था 10,500 प्रॉफिट लिया था। किस पर? ये 70,000 रुपये की सैलरी थी, इसमें 10,500 प्रॉफिट लिया था। किसने? बी लिमिटेड, क्लियर। अब बात यह है कि अब ए और बी दोनों ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी, इसलिए ये दोनों एक ही कंपनी है, इसलिए इंटर ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, उसको अपने को एक्सक्लूड करना है अलग, क्लियर। समझ में आ रहा है ना आपको? इन दोनों ने जो ट्रांजैक्शन किए हैं उस ट्रांजैक्शन में यदि प्रॉफिट इंक्लूड है और वो स्टॉक अपने पास अवेलेबल है, वो माल अपने पास अभी भी अवेलेबल है, तो उसमें से जो प्रॉफिट है उसको एक्सक्लूड करना है, उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। किस से करना है? पॉइंट नंबर 4 में करना है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 4 में अपने को लेस करना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर। कितना करना है अभी कैलकुलेशन बताऊंगा मैं। उसके बाद बैलेंस शीट जब बनेगी तो दोनों कंपनी के स्टॉक का टोटल किया जाता है, और जितना प्रॉफिट आपने इंक्लूड कर रखा है वो अपने को एक्सक्लूड करना है। मतलब पॉइंट नंबर 4 में जैसे आपने 1,000 रुपये लेस किए, तो आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनेगी तो आपको क्या करना है, वो 1,000 रुपये लेस करना है। दोनों कंपनी के स्टॉक का टोटल करना, वो टोटल करके माइनस कर देना 1,000, कौन से? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक के, ठीक है। अब आप लोगों की सर इसमें कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा? जैसे इसने तो बताया अपने क्वेश्चन में कि ट्रांजैक्शन था 70,000 का, उसमें प्रॉफिट कितना है? 10,500 प्रॉफिट है। अब ये ए ने ये जो परचेज किया था बी से, ये 70,000, ये यदि ए ने सोल्ड कर दी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को कुछ नहीं करना है। बट यदि सोल्ड नहीं किया है और वो आपके पास स्टॉक के रूप में है, तो फिर आपको प्रोविजन क्रिएट करना होगा। समझ में आ रही ना बात? बी से आपने ए ने खरीदा है माल, और वो यदि उसने सोल्ड कर दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें से कुछ बैलेंस रह गया है, तो फिर आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये कहता है इसमें से अपने पास क्लोजिंग स्टॉक रह गया, कितने? 20,000। 70 का माल खरीदा था, इसने क्या किया? 50,000 का तो सोल्ड कर दिया। अब 20,000 है, वो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में है, तो इस 20,000 का आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। 10,500 प्रॉफिट लिया है,
कितने बार 70,000 इंटू जो बचा हुआ वो इंटू भी लिख दीजिए इंटू 20,000। तो ये कैलकुलेशन अपन कर देते हैं। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो प्रॉफिट अनरियलाइज वाला है 3,000। तो 3,000 जो प्रॉफिट 20,000 का आपके पास जो स्टॉक है उसमें 3,000 प्रॉफिट इंक्लूड है। अब दोनों कंपनी एक ही है इसलिए 3,000 अनरियलाइज प्रॉफिट के हैं, उसको आपको लेस करना है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। क्लियर? तो ये स्टॉक की कैलकुलेशन पॉइंट नंबर 4 में करनी है, लेस करना है। और जो बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट में स्टूडेंट आपको क्या करना है, दोनों कंपनी के स्टॉक का टोटल करना है और उसमें से ये जो प्रोविजन आपने किया ये लेस करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी करना है, आगे जितने भी क्वेश्चन आए स्टॉक की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है इसी तरीके से की जाएगी। ठीक है, आपको कहे कि बी लिमिटेड है 25% सेल्स कर लेती है तो 25 डिवाइड में 100 कर देना। ठीक है, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स, ऑन सेल्स है कोई दिक्कत नहीं है, 25% सेल्स कर लेता है तो 25 डिवाइड में 100 करते हैं, 25 डिवाइड में 100। क्लियर? और आपको लिखा है 25% ऑन कोस्ट, तो ऑन कोस्ट है तो 100 में प्लस करना है। फिर आपको क्या करना है 25 डिवाइड में 125। समझ में आ गया ना? ये बात अपने को विशेष कर ध्यान रखनी है। ऑन कोस्ट लिखा है तो 100 में प्लस करके कैलकुलेशन करनी है। ऑन सेलिंग प्राइस है तो डायरेक्ट करना है 100 डिवाइड में 25 डिवाइड में 100। ठीक है, और आगे पॉइंट आएंगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये प्रॉब्लम इसमें थी। अब आप स्टार्ट करिए। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड, अमाउंट का एक कॉलम बना के लास्ट में लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल बी लिमिटेड की देखनी है, वो अपने को बैलेंस शीट में दे रखी है 5 लाख, वो लिख दीजिए। फिर लिखिए जर्नल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस 50,000, जर्नल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस 50,000। ओपनिंग बैलेंस है जिसकी बुक में नहीं है उसमें लिख लेना आप। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 50,000। ठीक है, और P&L का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, नहीं लिखेंगे, कितने ही आइटम है टोटल कर दीजिए। नेटवर्थ है 550। पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व देखिए 100% ऑफ नेटवर्थ इक्वल 100% ऑफ नेटवर्थ इक्वल, तो जो नेटवर्थ है उसका 100 मतलब 550 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये आपकी हेडिंग में लिखी हुई है 9 लाख रुपए है और लिख दीजिए। तो ये माइनस में है 350 लिख दीजिए। गुडविल माइनस में है इसलिए गुडविल लिखेंगे। और बैलेंस शीट जब आप क्रिएट करो वहाँ लिखना आपको फिक्स एसेट्स में अपने को लिखना है। ठीक है, ये बात आप याद रखना बैलेंस शीट जब बनाओगे ना उसमें। नेक्स्ट लिखिए। अब देखो नेक्स्ट में माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट होता है बट आपने 100% होल्ड किया है इसलिए माइनॉरिटीज में नहीं है, इसलिए पॉइंट नंबर 3 में लिखो कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, ऑफ होल्डिंग कंपनी और लिख दीजिए प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट। अब ए लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो लिखना है अपने को 2 लाख रुपए लिख दीजिए। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 3 लाख रुपए लिख दीजिए। जितना प्रॉफिट है वो इसी का है, माइनॉरिटी वाले नहीं है ना इसलिए। फिर लिखिए लेस अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक कैलकुलेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी ये लिख दीजिए, ये ना ये कैलकुलेशन लिख दीजिए और 3,000 की इसकी कैलकुलेशन आई। इस प्रकार से कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट है। अब आपको क्या करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। प्राइमरी कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट है। अब बैलेंस शीट आपको भी क्रिएट करनी है। शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस ओनली होल्डिंग कंपनी का आएगा और सभी आपको टोटल करने हैं। एक स्टॉक में ध्यान रखना है दोनों का टोटल करके ये 3,000 रुपये लेस कर देना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना। ठीक है, वैसे प्राइमरी कैलकुलेशन ही है मेन वो करती है मैंने। अब दोनों कंपनी को मर्ज कर देना। ठीक है,
उसके बाद आपकी कंसोलिडेट बैलेंस शीट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये ही काम प्रत्येक स्टूडेंट को करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।